क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल, विविध और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध देश में मनोविज्ञान की पहचान आज भी इतनी अस्थिर क्यों है? क्यों भारत में पढ़ाया जाने वाला साइकोलॉजी अक्सर भारत को ही नहीं समझ पाता? क्या रीजन है कि हमें अपने अनुभव, अपनी संस्कृति और अपने चेतना के बावजूद भी अक्सर पश्चिमी मॉडल पर निर्भर रहना पड़ता है? नमस्कार, आज का विषय है इंडियन साइकोलॉजी के सामने आने वाली 3 गहरी और जटिल चुनौतियां। ये सिर्फ एकेडमिक इश्यूज नहीं हैं, ये हमारी सोच, हमारे शोध और हमारी पहचान से जुड़े मूल प्रश्न हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे द कॉलोनियल इनकाउंटर, वो दौर जब मनोविज्ञान भारत में विदेशी चश्मे से देखा जाने लगा। पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी, आजादी के बाद भी जब भारत अपने साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण को खोजने में संघर्ष करता रहा। लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, और वो उलझन जो आज भी मनोविज्ञान को एक स्पष्ट शैक्षणिक दिशा नहीं दे पा रही। तो आइए शुरू करते हैं इस विचार यात्रा, जहां हम न सिर्फ फैक्ट बल्कि साइकोलॉजी की इंडियन आत्मा को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली चुनौती से, द कॉलोनियल इनकाउंटर, यानी वो ऐतिहासिक दौर जब भारत में मनोविज्ञान को देखा गया, लेकिन एक विदेशी चश्मे से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं द कॉलोनियल इनकाउंटर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वर्ष था 1835, जब थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने ब्रिटिश संसद में एक बहुत प्रभावशाली मिनट प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य था टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट, यानी ऐसे भारतीय तैयार करना जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोचने, समझने और व्यवहार करने में पूरी तरह अंग्रेजी हो। यह सिर्फ शिक्षा नीति नहीं थी, यह भारत की बौद्धिक आत्मनिर्भरता को समाप्त करने की रणनीति थी। और परिणाम यह निकलता है कि शिक्षा का पश्चिमीकरण हो जाता है। मैकॉले की नीति के बाद भारत में जो नई शिक्षा प्रणाली लागू हुई, उसका आधार था अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी विज्ञान और यूरोपियन दर्शन। और इसका सीधा असर पड़ा उन ज्ञान परंपराओं पर जो सदियों से भारत की आत्मा रही थी। गुरुकुल व्यवस्था, जहां ध्यान, संयम और नैतिकता पर जोर था। योग और ध्यान, जिसे चेतना और मानसिक स्वास्थ्य की गहराई समझने का माध्यम माना जाता था। भारतीय दर्शन, जो मन और आत्मा के स्वरूप पर विस्तृत विवेचन करता था, इन सब को घोषित कर दिया गया अवैज्ञानिक, पिछड़ा और प्राचीन। मॉडल सब्जेक्ट्स के रूप में फॉरेन मॉडल्स आए। इसके बाद जो विषय भारत में आधुनिक कहलाने लगे, उनमें साइकोलॉजी भी शामिल था। लेकिन सोचिए, जब साइकोलॉजी भारत में आई, वह अपनी जड़ों के साथ नहीं आई। वह आई वुंड के एक्सपेरिमेंटल मॉडल के साथ, वॉटसन के बिहेवियरिज्म के साथ, फ्रायड के साइको एनालिसिस के साथ, और यूरोपियन थ्योरीज और टूल्स के साथ भारतीय मानस, अनुभव और संस्कृति, इनका कोई स्थान नहीं था उस समय के साइकोलॉजी करिकुलम में। साइकोलॉजी को देखा गया एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन की तरह, जिसे बस ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाना था, ना कि समझ और अनुकूलित करके। यह सिर्फ शिक्षा को कंट्रोल करने की बात नहीं थी, बल्कि माइंडसेट शेपिंग की बहुत गहरी रणनीति थी। ब्रिटिश सिस्टम ने यह तय किया कि एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट क्या होता है, और भारत को उसी परिभाषा में फिट होने के लिए मजबूर किया। इसीलिए साइकोलॉजी को भी एक रिजिड साइंटिफिक आइडेंटिटी दी गई, जो केवल वेस्टर्न मॉडल को ही वैलिड मानती थी। इंडियन कॉन्सेप्ट जैसे मन, चित्त, संस्कार, आत्मा, ध्यान, इनकी कोई जगह नहीं थी उस मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में। अब हम आते हैं उस पड़ाव पर जहां मनोविज्ञान भारत में एक विषय के रूप में स्थापित हुआ।
लेकिन भारतीय नहीं था। वर्ष था 1916, जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भारत की पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना हुई। यह घटना एक नजर में तो बहुत बड़ी लगती है, एक मॉडर्न डिसिप्लिन का आगमन, एक नए वैज्ञानिक गुण की शुरुआत। लेकिन जरा सोचिए, उस समय भारत में साइकोलॉजी लाई गई, वो किन विचारों से प्रभावित थी? वुंट के एक्सपेरिमेंटल मेथड से, टीचनर का स्ट्रक्चरलिज्म से, वॉटसन के बिहेवियरिज्म से, एंड पाउलो की कंडीशनिंग से, और फ्रायड की साइको एनालिसिस से। हर मॉडल, हर अप्रोच यूरोप और अमेरिका से ही आया था, और भारत की चेतना, मन और आत्मा का कोई स्थान नहीं था। भारतीय मनोविज्ञान हजारों साल पुरानी परंपराओं से समृद्ध था। चित्त की स्थिति, ध्यान की गहराई, संस्कारों का मन पर प्रभाव, आत्मा और अहंकार के बीच संघर्ष। लेकिन इन अवधारणाओं का उस समय में साइकोलॉजी करिकुलम में कोई उल्लेख तक नहीं था। उन्हें या तो दर्शन कहकर अलग कर दिया गया या अवैज्ञानिक कहकर नकार दिया गया। कल्पना कीजिए, जिस देश में योग और उपवासी ध्यान की परंपरा हजारों वर्षों से रही हो, वहां साइकोलॉजी की शुरुआत इस आधार पर हुई कि मन सिर्फ एक स्टिमुलस रिस्पांस मशीन है। भारत में साइकोलॉजी की जड़ें जरूर बोई गईं, लेकिन उस जमीन में भारतीय अनुभव का जल नहीं था। यह वही कॉलोनियल इफेक्ट था, जहां सब्जेक्ट तो नया था, पर उसका स्वर भारत से नहीं, पश्चिम से निकला था। अब बात करते हैं द डीपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म की। यानी सिर्फ इंस्टीट्यूशंस या सब्जेक्ट नहीं बदले, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे मानक भी बदल दिए गए। साइकोलॉजी को साइंस तो माना गया, पर किसकी भाषा से? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने यह तय कर दिया था कि साइकोलॉजी को एक विज्ञान, साइंस के रूप में पढ़ाया जाएगा। पर ध्यान दीजिए, साइंस की यह परिभाषा भी पश्चिम से आई थी, जिसमें जो दिखे वही सच है, जो मापा जा सके वही साइंटिफिक है, और जो एम्पिरिकल न हो वो ज्ञान नहीं। अब सोचिए, ऐसी अप्रोच में क्या आत्मा, ध्यान, चित्त की गति जैसे भारतीय विचार फिट हो सकते थे? जवाब है नहीं। वेस्टर्न पैरामीटर से भारतीय मन को मापने की कोशिश। ब्रिटिश फॉर्म्ड साइकोलॉजी ने भारतीय मानक की जटिलताओं को समझने की जगह उसे वेस्टर्न टूल से नापना शुरू कर दिया, जैसे आईक्यू टेस्ट, मेमोरी स्पैन, रिएक्शन टाइम, स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल्स। ये सब टूल्स भारत में जैसे के तैसे लागू कर दिए गए, बिना यह देखे कि भारत की सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक ढांचा क्या है। और भारत की सामाजिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक ढांचा अलग है, बहुत ही अलग है। नतीजा क्या हुआ? भारतीय अनुभव साइकोलॉजी के फ्रेम में नहीं आया, बल्कि साइकोलॉजी को वेस्टर्न फ्रेम में फिट करने की कोशिश होती रही। साइकोलॉजी बन गया एक इंपोर्टेड डिसिप्लिन। साइकोलॉजी भारत में जरूर पढ़ाया गया, और उसमें भारत था ही नहीं। वो एक इंपोर्टेड सब्जेक्ट बन गया, जिसकी किताबें, रिसर्च और मेथोडोलॉजीज सब किसी और संस्कृत से आए थे। एक तरह से साइकोलॉजी का देह भारत में था, पर आत्मा अभी भी बाहरी थी। जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो क्या आप केवल मस्तिष्क के फंक्शन को समझते हैं, या आप मन, आत्मा और चेतना को भी छूते हैं? कॉलोनियल साइकोलॉजी ने हमें मेजर करना सिखाया, पर महसूस करना भुलवा दिया। तो हमने देखा कि द कॉलोनियल एनकाउंटर सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक मानसिक घटना थी। एक ऐसी घटना जिसने भारत के अपने ज्ञान को कमतर, अवैज्ञानिक और अप्रासंगिक साबित करने की कोशिश की। साइकोलॉजी जो आत्मा और चित्त की भाषा हो सकती थी, उसे स्टिमुलस और रिस्पांस की एक सीमित भाषा में बांध दिया गया। जो विचार हजारों वर्षों से ध्यान, योग, संस्कार और आत्म अवलोकन में जीवित थे, उन्हें मनोविज्ञान के वैज्ञानिक दायरे से बाहर फेंक दिया गया।
लेकिन अब समय बदल रहा है। अब हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो उस समय नहीं पूछे गए थे। क्या साइकोलॉजी सिर्फ रिएक्शन टाइम है, या वो भी है जो आत्मा के मौन से फूटती है? अब हम कह रहे हैं साइकोलॉजी इंपोर्टेड नहीं होगी, वो भारत के अनुभव से जन्म लेगी, और यही शुरुआत है एक नए मनोविज्ञान की, इंडियन साइकोलॉजी की। पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी, आजादी के बाद की वैज्ञानिक यात्रा। आजादी मिल गई थी, राजनीतिक स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन क्या मानसिक स्वतंत्रता भी मिली? क्या ज्ञान, शिक्षा और चिंतन के स्तर पर भारत वास्तव में आजाद हो पाया? क्या भारत ने अपना खुद का साइकोलॉजी विकसित किया, या फिर वो अब भी पश्चिम की दी हुई थ्योरीज, टूल्स और टर्म्स से सहारे खुद को समझने की कोशिश करता रहा? पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी कोई एक विचारधारा नहीं, बल्कि एक खोज की कहानी है। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर खुद को पुनर्गठित करना शुरू किया, उसी समय शुरू हुई एक अदृश्य मनोवैज्ञानिक यात्रा भी। यह यात्रा थी अपने मन को, अपनी संस्कृति को, अपने सामाजिक यथार्थ को पश्चिमी मनोविज्ञान के दायरे से बाहर निकालने की। भारत की मानसिकता पर उपनिवेशवाद की छाया पड़ चुकी थी। कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम ने भारतीयों को सिखाया जो वैज्ञानिक है वो पश्चिमी है, जो तर्कसंगत है वो यूरोप से आया है, और जो भारत का है वो आध्यात्मिक, भावुक या असंगत है। यह मानसिक कंडीशन आजादी के बाद भी बनी रही। नतीजा यह हुआ कि भारतीय मनोविज्ञान के छात्र फ्रायड, वेस्टर्न, स्किनर, मास्लो को पढ़ते रहे, लेकिन पतंजलि, बुद्धा या गीता को नॉन साइंटिफिक मानकर दरकिनार करते रहे। पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी के मूल प्रश्न रहे, क्या साइकोलॉजी को यूनिवर्सल कहना उचित है? क्या इंडियन साइकी को वेस्टर्न फ्रेमवर्क में फिट किया जा सकता है? क्या भारतीय अनुभव और चेतना के लिए एक अलग साइकोलॉजिकल मॉडल जरूरी है? अब यहीं से बात करते हैं कोर फीचर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी कंसर्न्स की। कॉन्टेक्चुअल डिस्कनेक्ट। वेस्टर्न साइकोलॉजी इंडिविजुअलिज्म, कंपटीशन, ऑटोनॉमी पर आधारित थी, जबकि भारतीय समाज में सामूहिकता, संबंध और आध्यात्म केंद्रित थे। इस डिस्कनेक्ट ने साइकोलॉजी को भारत के लोक से काट दिया। थ्योरी वर्सेस रियलिटी। क्लासरूम में थ्योरीज तो वेस्टर्न थी, लेकिन समस्याएं थी जातिगत भेदभाव, गरीबी और पिछड़ापन, आध्यात्मिक संघर्ष, सामूहिक पीड़ा, लेकिन इन पर कोई टेक्स्ट बुक बात नहीं करती थी। पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी ने कहा, हमारे पेन को समझने के लिए हमें अपनी साइकोलॉजी चाहिए। आजादी के कई दशक बाद तक सिलेबस और टीचिंग मेथड नहीं बदले। पेडागोजी रिमाइंड कॉलोनियल, रिसर्च रिमाइंड यूरोसेंट्रिक, इंडियन थॉट रिमाइंड ऑप्शनल नॉट इसेंशियल। तो दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि कैसे आजादी के बाद से लेकर 2000 के दशक तक भारत में मनोविज्ञान की सोच, स्वरूप और संरचना में कई बदलाव आए। 1947 के बाद साइकोलॉजी ने नेशन बिल्डिंग में भूमिका निभाई। 1970 के दशक में सोशल रिलेवेंस की ओर रुख किया। 1980 में इंडिजिनाइजेशन का बीज बोया गया, और 1990 और 2000 में आइडेंटिटी और आत्म खोज की गूंज सुनाई देने लगी। ये सभी विषय हमने विस्तार से अलग अलग एपिसोड में एक्सप्लोर किए हैं। हर दशक की सोच, संघर्ष और दिशा को समझाया गया है। अगर आपने एपिसोड मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए, उन सभी का लिंक एक प्रॉपर प्लेलिस्ट के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बॉक्स पर क्लिक कीजिए और 1947 से लेकर 2000 तक की मनोवैज्ञानिक यात्रा को दोबारा सुनिए, समझिए और नेट की तैयारी को मजबूत कीजिए। अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे गहरे मुद्दे की, जो आज भी भारतीय मनोविज्ञान को एक स्पष्टता में बनाए रखता है। यह मुद्दा है लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, यानी मनोविज्ञान को भारत में एक स्पष्ट
ठोस और स्वतंत्र पहचान अब तक क्यों नहीं मिल सकी है? क्या है डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी? किसी भी सब्जेक्ट की एक पहचान होती है कि वह किस दिशा में काम करता है, किन सिद्धांतों पर आधारित है और किस मेथोडोलॉजी से अपना ज्ञान विकसित करता है। सोशियोलॉजी को आप समाज के अध्ययन से जोड़ते हैं, इकोनॉमिक्स को वेल्थ और प्रोडक्शन से, पर जब बात साइकोलॉजी की आती है तो भारत में आज भी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या साइकोलॉजी एक प्योर साइंस है, क्या ये सोशल साइंस है या ये किसी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन की शाखा है। समस्या कहां से शुरू हुई? साइकोलॉजी की शुरुआत भारत में कॉलोनियल पीरियड में हुई, जहां इसे वेस्टर्न साइंस की तरह देखा गया, लैब बेस्ड, बिहेवियर फोकस्ड, ऑब्जेक्टिव ड्रिवन। आजादी के बाद जब देश अपनी पहचान बना रहा था तो साइकोलॉजी ने भी अपना रूप बदलने की कोशिश की, पर वह अभी भी दो दिशाओं में खिंची हुई दिखाई देती है। वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव साइंस, इन साइकोमेट्रिक्स etc आते हैं, और दूसरी है इंडियन ट्रेडिशंस थॉट, जिसमें योगा, वेदांता, गीता, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ रियलाइजेशन आदि जुड़े हैं। पर इन दोनों को इंटीग्रेट करने का कोई मजबूत फ्रेमवर्क विकसित नहीं हो पाया। परिणाम यह हुआ कि एक स्टूडेंट को कहीं साइकोलॉजी सिर्फ लैब और टेस्ट तक सिखाया जाता है, तो कहीं उसी विषय को आध्यात्मिक चर्चा और ध्यान की बात की जाती है। और जब दृष्टिकोण अलग अलग होंगे तो सब्जेक्ट की पहचान भी कंफ्यूज हो जाती है। तो आइए अब इस पूरे विषय को एक बार शांति और समझ के साथ समेटते हैं। हमने आज बात की 3 प्रमुख मुद्दों की, जो भारतीय मनोविज्ञान को आज तक एक ठोस पहचान नहीं दे पाए हैं। द कॉलोनियल एनकाउंटर, जहां साइकोलॉजी भारत में यूरोपियन चश्मे से आई और हमारी संस्कृति, चिंतन और आत्मा को इरेशनल मानते हुए खारिज कर दिया गया। पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी, भारत आजाद हुआ पर साइकोलॉजी आजाद नहीं हो पाई। वेस्टर्न थ्योरीज बनी रही। इंडियन एक्सपीरियंसेस को फ्रेमवर्क में ढालने की कोशिशें बहुत देर से शुरू हुई। लैक ऑफ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि साइकोलॉजी भारत में एक साइंस है या सोशल साइंस या फिर कॉन्शियसनेस की एक खोज। यह असमंजस न केवल पाठ्यक्रम में दिखता है बल्कि छात्रों और शिक्षकों की समझ में भी। और यही कारण है कि साइकोलॉजी को भारत में अब भी एक पूर्ण और स्वतंत्र सब्जेक्ट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि यह ब्रॉड डिसिप्लिन की तरह अनुभव होता है। लेकिन आशा है, क्योंकि आज नई आवाजें उठ रही हैं जो कह रही हैं साइकोलॉजी को अब भारत के अनुभव, संस्कृति और चेतना से जोड़कर देखा जाना चाहिए, और यही है इंडियन साइकोलॉजी की अगली दिशा। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो लर्निंग सीरीज में बस इतना ही रखते हैं। सुनते रहिए लर्निंग सीरीज फॉर यूजी सीनियर साइकोलॉजी और महसूस कीजिए साइकोलॉजी को बाहर से नहीं, अंदर से।